नमस्कार, मैं मुकेश कुमार द विजन साइंस हब से आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने ब्लड जो है उसको पढ़ाना शुरू किया था। उसमें ब्लड का 2 भाग हो चुका है। आज मैं उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए तीसरा भाग शुरू करने जा रहा हूँ। हमने पिछले क्लास में WBC RBC के बारे में पढ़ाया था और आज हमको पढ़ना है WBC को, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स को। व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका का अध्ययन करना है। यदि श्वेत रक्त कणिका अर्थात WBC को देखा जाए तो इसका प्रमुख कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना। WBC का यदि प्रमुख कार्य देखा जाए तो इसका काम ही होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना, अर्थात रोगों से लड़ने वाला एंटीबॉडीज उत्पन्न करना। इस WBC का कार्य होता है। यदि WBC को मुख्य रूप से वर्गीकरण किया जाए तो इसको हम 2 भाग में बांट सकते हैं। इसको 2 भाग में बांट के स्टडी किया जा सकता है। सबसे इसका पहला भाग होता है ग्रेनुलोसाइट्स। सबसे पहला भाग होता है ग्रेनुलोसाइट्स और इसका दूसरा भाग होता है अग्रेनुलोसाइट्स। पहला भाग होता है ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा भाग होता है अग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स को कहा जाए तो इसका हिंदी में बोल सकते हैं कणिकामय और अग्रेनुलोसाइट्स को देखा जाए तो इसको बोल सकते हैं कणिका विहीन। ऐसे WBC का 2 हिस्सा कणिकामय और दूसरा हिस्सा होता है कणिका विहीन। यदि फिर से कणिकामय अर्थात ग्रेनुलोसाइट्स को देखा जाए तो इसका भी 3 भाग होता है। सबसे पहला भाग होता है बेसोफिल्स, फिर होता है इओसिनोफिल्स और फिर होता है न्यूट्रोफिल्स। इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये जो है ग्रेनुलोसाइट्स का भाग होता है। यदि इसका दूसरा हिस्से की बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है मोनोसाइट्स और इसी का दूसरा हिस्सा होता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स मेडिकल के विषय में जो है बेसोफिल्स को बेसोफिलिया लिखता है, इओसिनोफिल्स को इओसिनोफिलिया लिखता है और न्यूट्रोफिल्स को जो है न्यूट्रोफिलिया लिखता है। सबके लिए कुछ ना कुछ परसेंटेज मात्रा होता है, नॉर्मल वैल्यू होता है। यदि परसेंटेज वैल्यू से या फिर इसके नॉर्मल वैल्यू से यदि इसका मान घट रहा है तो भी डिजीज होगा, यदि बढ़ रहा है तो भी डिजीज होगा। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे इओसिनोफिल्स जो है इसको मेडिकल में लिखता है इओसिनोफिलिया। यदि इसकी परसेंटेज मात्रा जो है 0.5% है तो सामान्य है, लेकिन यदि इसकी प्रतिशत मात्रा 0.5 से अधिक हो रही है तो एलर्जी होगा। यदि इससे निम्न हो रहा है तो भी एलर्जी होगा। आप लोग सुने होंगे कि जैसे इओसिनोफिलिया बढ़ रहा है तो एलर्जी का रोग उत्पन्न हो जा रहा है। तो इओसिनोफिलिया बढ़ने के कारण एलर्जी नामक रोग होता है। वैसे ही सबके लिए इसका नॉर्मल वैल्यू होता है। जब भी घटेगा या फिर बढ़ेगा तो डिजीज होगा। डॉक्टर जो है उसी रिपोर्ट को देख के जो है यदि बढ़ गया है तो उसको घटने के लिए इलाज चलाता है, यदि घट गया है तो उसको बढ़ने के लिए इलाज चलाता है। जो कणिका विहीन वाला पार्ट है इसको जो है सम्मिलित रूप से बोला जाता है, सम्मिलित रूप से इसको बोला जाता है दोनों को मूविंग एंटी बॉडी
इसको मूविंग एंटीबॉडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका काम होता है कि शरीर में जो है पूरे शरीर में घूम घूम के बैक्टीरिया को नष्ट करना, जो शरीर के लिए अनावश्यक हो, जो आवश्यक नहीं हो उसको नष्ट करना। क्योंकि ये घूम घूम के बैक्टीरिया को जो है नष्ट करते रहता है, इसीलिए मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स को बोला जाता है मूविंग एंटीबॉडीज। इसके बाद से यदि देखा जाए तो WBC का जीवन काल जो है 2 से 3 दिनों का होता है। 2 से 3 दिन के बाद इनकी कोशिकाएं जो है मृत हो जाती है और मृत कोशिका की जगह पर नई कोशिका का निर्माण हो जाता है। जैसा कि आप सभी पढ़े हैं कोशिका सिद्धांत में कि वास्तव में नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। नई कोशिका को पुत्री कोशिका, जबकि नई पुरानी कोशिका को मातृ कोशिका कहा जाता है, मदर सेल और डॉटर सेल। इसी की वजह से 2 से 3 दिन बाद जब आरबीसी की WBC की कोशिकाएं जब मृत हो जाती है तो इनके स्थान पर नई कोशिका का निर्माण हो जाता है। ठीक है, WBC का इसमें एक और पॉइंट है कि जैसे मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, इस स्थिति में इनकी संख्या जो है तेजी से इनकी संख्या कम होती है, घटती है। मलेरिया और टाइफाइड की स्थिति में इनकी संख्या जो है तेजी से कम होती है। एक बार इसको रिकॉल कराते हैं। WBC लिखा गया है, WBC का पूरा नाम व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, हिंदी में बोलेंगे श्वेत रक्त कणिका। ल्यूको का इसी का एक और नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। इसी का एक और नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, मतलब जिसमें रंग नहीं हो, इसीलिए WBC का कलर जो है वो लगभग श्वेत होता है। यदि WBC का हम वर्गीकरण करें तो इसको 2 भाग में बांट सकते हैं। सबसे पहला भाग है इसका ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा भाग है अग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स का हिंदी मीनिंग हुआ कणिकामय और अग्रेनुलोसाइट्स का हिंदी मीनिंग हुआ कणिका विहीन। जैसे जो कणिकामय है इसका 3 हिस्सा होता है, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और अग्रेनुलोसाइट्स का 2 हिस्सा होता है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। और इनका सम्मिलित रूप से वर्क होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना। यदि इस सबका नॉर्मल वैल्यू से यदि परसेंटेज घट रहा है या बढ़ रहा है तो डिजीज होता है। ठीक है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको प्लेटलेट्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद से रक्त कणिका का तीसरा हिस्सा आता है जिसका नाम होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हिंदी में बोलेंगे इसको रक्त बिंबाणु। हिंदी नाम होता है रक्त बिंबाणु। यदि प्लेटलेट्स को देखा जाए तो इसका प्रमुख कार्य है रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का बनाना, वो भी जो है लगभग 3 से 5 मिनट के अंदर। 3 से 5 मिनट के अंदर रक्त का थक्का बनाना। यदि 3 से 5 मिनट के अंदर रक्त का थक्का नहीं बन रहा है, कटने या फिर फटने पे रक्त का थक्का नहीं बन रहा है, तो उस स्थिति को बोला जाता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया हीमोफीलिया का ही एक और नाम होता है शाही रोग। शाही रोग। और इसी का एक और नाम होता है क्रिसमस रोग। क्रिसमस रोग, शाही रोग, क्रिसमस रोग या फिर हीमोफीलिया ये तब होता है जब 3 से 5 मिनट के अंदर मतलब कटे हुए या फिर फटे हुए स्थान से ब्लड आना जो है बंद नहीं होता है, उसी स्थिति को बोला जाता है हीमोफीलिया। और ये जो है एक विचित्र बीमारी है जिसमें जो है व्यक्ति की मौत ज्यादातर चांस रहती है कि हो जाए। हीमोफीलिया जो है एक आनुवांशिक बीमारी होती है। आनुवांशिक बीमारी होती है। आनुवांशिक बीमारी कहने का मतलब है कि जो बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चलती आ रही हो उसी को बोला जाता है आनुवांशिक विकार या फिर आनुवांशिक बीमारी। हीमोफीलिया जो है आनुवांशिक बीमारी होता है। आपको बता रहे थे प्लेटलेट्स के बारे में कि प्लेटलेट्स का काम ही होता है रक्त का थक्का बनाना, वो भी जो है 3 से 5 मिनट के अंदर। इसके अलावा
यदि प्लेटलेट्स का जीवन काल देखा जाए, प्लेटलेट्स का जीवन काल प्लेटलेट्स का यदि जीवन काल की बात किया जाए तो ये लगभग जो है 7 से 10 दिनों का होता है। इसके बाद इनकी भी कोशिकाएं मृत होती है और इनके मरने के बाद से जो है नई कोशिका जो है इनके स्थान पे पुनः आ जाती है कोशिका विभाजन के द्वारा। 7 से 10 दिनों का होता है। इसके अलावा यदि बात किया जाए कि प्लेटलेट्स जो है इसका खासियत होता है कि ये सिर्फ जो है मानव शरीर में ही पाया जाता है। इसके अलावा एक किसी के भी रक्त में प्लेटलेट्स जो है नहीं पाया जाता है। प्लेटलेट्स की एक विशेष व्यवस्था है कि ये जो है सिर्फ मानव शरीर में ही पाया जाता है। इसके अलावा जब मैंने आपको आरबीसी पढ़ाया था तो उसमें जो है आरबीसी का जीवन काल छूट गया था, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आरबीसी का जीवन काल लगभग जो है 120 से लेकर 130 दिनों का होता है। इनके बाद इनकी कोशिकाएं भी जो है मृत हो जाती है और इनकी कोशिकाएं मरने के बाद यकृत के अर्थात लीवर के पास में ही एक संरचना होता है जिसका नाम होता है पलीहा। तो इसी में जो है एकत्रित हो जाता है इनकी मृत कोशिका। इसीलिए पलीहा को बोला जाता है रक्त का या फिर आरबीसी का कब्रगाह। आरबीसी का कब्रगाह या फिर रक्त का कब्रगाह बोला जाता है पलीहा को, काहे कि पलीहा जो है मृत ब्लड कोशिकाओं को एकत्रित करते रहता है। इसके अलावा यदि बात किया जाए कि इसी पलीहा में कभी कभी बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है, तो बैक्टीरिया के संक्रमण होने के कारण इस पलीहा से जो है मृत आरबीसी की कोशिकाएं पूरे रक्त में मिल जाती है और रक्त में मिलने के कारण रक्त को जो है संक्रमित कर देता है, जिसकी वजह से रक्त का रंग जो है हल्का पीला होने लगता है, शरीर का रंग पीला पड़ जाता है, नाखून का रंग पीला हो जाता है, आंख के सफेद भाग का रंग पीला पड़ जाता है और इसी स्थिति को बोला जाता है जॉन्डिस या फिर हेपेटाइटिस। इसी स्थिति को बोला जाता है जॉन्डिस या फिर हेपेटाइटिस। एक बार रिपीट कराते हैं आपको। हमने पढ़ा प्लेटलेट्स का हिंदी नाम रक्त बिंबाणु। इसका प्रमुख कार्य यदि देखा जाए तो इसका प्रमुख कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना, वो भी 3 से लेके 5 मिनट के आसपास। यदि इतने समय के अंदर में नहीं बन रहा है तो ज्यादातर संभावना होती है कि हीमोफीलिया या फिर शाही रोग या क्रिसमस रोग होने की चांस हुए। और हीमोफीलिया या फिर शाही रोग जो है अनुवांशिक बीमारी होती है। यदि इसके जीवन काल का बात किया जाए तो लगभग 7 से 10 दिनों का इनका जीवन काल होता है। पिछले क्लास में जो है आरबीसी के बारे में ये टॉपिक जो है छूट गया था, उसमें आप लोग मेंशन कर लीजिएगा कि आरबीसी का जीवन काल जो है लगभग 120 से 130 दिनों का होता है। इनके मरने के बाद आरबीसी की कोशिका जो है यकृत के पास ही में होता है एक संरचना जिसका नाम है पलीहा, उसी में एकत्रित हो जाता है। इसीलिए आरबीसी का या फिर रक्त का कब्रगाह जो है पलीहा को बोला जाता है। पलीहा को बोला जाता है। होता क्या है कि कभी कभी इस पलीहा में वायरस या फिर जीवाणु का संक्रमण हो जाता है, जिसके कारण ये मृत आरबीसी की कोशिकाएं पूरे ब्लड में फैल जाती है, जिसके कारण शरीर पीला पड़ने लगता है, नाखून का रंग पीला हो जाता है, यूरिन जो है कम मात्रा में निकलता है, यूरिन का कलर पीला हो जाता है और फिर जो आंख का सफेद भाग अर्थात कार्निया दिख रहा है, स्वच्छ मंडल दिख रहा है, इसका कलर जो है पीला पड़ने लगता है।